नमस्कार, शब्दकोश के जनसरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज एक ऐसे सब्जेक्ट पे बात करने जा रहा हूं जिसने पूरे देश को हिला रखा है, कांग्रेस को हिला रखा है और भाजपा को धर्म संकट में डाल रखा है। बात कर रहा हूं कमलनाथ की। कमलनाथ के बारे में कहा जा रहा है कमलनाथ भाजपा में जा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है नहीं जा रहे हैं और भाजपा कह रही है, भाजपा के लोग कह रहे हैं उनके दरवाजे कमलनाथ के लिए बंद हैं। वास्तविकता क्या है, जा रहे नहीं जा रहे, भाजपा ले रही है नहीं ले रही है, इसके बारे में हम एक पॉइंट दर पॉइंट बात करेंगे, सत्यता जानने का प्रयास करेंगे आखिर वाकई में मसला क्या है। तो हम सभी जानते हैं पिछले हफ्ता भर से मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हर जगह की बात है कमलनाथ भाजपा में जा रहे हैं। अच्छा, कैसे जा रहे हैं अब इसमें हम बनाते हैं। और अफरा तफरी क्यों हो, पहले कांग्रेस पे आते हैं। तो कांग्रेस पे अफरा तफरी मचना स्वाभाविक है। वो इसलिए है क्योंकि अब मध्य प्रदेश में कमलनाथ एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनकी पूरे प्रदेश पर व्यापक पकड़ है, कार्यकर्ताओं पर, पदाधिकारियों पर, कांग्रेस पर और कांग्रेस के प्रदेश के बाहर नेताओं पर कमलनाथ। और यदि देखा जाए कि यदि कमलनाथ गए तो कांग्रेस में बचा क्या सिवाय दिग्विजय सिंह के। वो भी क्यों, दिग्विजय सिंह का नाम क्यों लेते हैं, वो इसलिए कि उनके समकक्ष यदि प्रदेश स्तर पर कोई हस्ती देखने में कांग्रेस में आती है तो अब वो केवल दिग्विजय सिंह रह गए हैं। दिग्विजय सिंह उनके समकक्ष माने जाते हैं और वो भी पूर्व मुख्यमंत्री है और कमलनाथ भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके कद काठी के हैं। बस एक जो नेगेटिविटी है उनके अंदर वो ये दर्ज की जाती है आम आदमी द्वारा कि वे बयानवीर ज्यादा हैं। ये कृतित्व पे उनका कम ध्यान रहता है, बयानों पे उनकी पकड़ हमेशा बनी रहती है। अच्छा, लेकिन दिक्कत एक और भी है, कमलनाथ के जाने के मसले पर वो जाएंगे या नहीं जाएंगे अभी भविष्य की बात है। लेकिन इस अफवाह को लेकर हड़कंप इसलिए भी है कि एक कमलनाथ ऐसा चेहरा तो है जिसको आगे करके लोकसभा में या विधानसभा में कांग्रेस कम से कम फाइट तो कर ही सकती है भाजपा से। लेकिन दिग्विजय सिंह के नाम पर मध्य प्रदेश में कोई चुनाव नहीं लड़ा जा सकता कांग्रेस द्वारा। ये पिछले कई चुनाव और उसके द्वारा अपनाई गई रणनीति कांग्रेस की ये तय कर चुकी है कि हाँ, दिग्विजय सिंह को फेस बनाकर कोई चुनाव लड़ने की स्थिति में मध्य प्रदेश में तो अब कांग्रेस नहीं है। कारण बताया जाता है कि जब 10 साल ये मुख्यमंत्री रहे तो अपने दूसरे कार्यकाल में पता नहीं इन्हें क्या हुआ कि इन्होंने सारे वो निर्णय लिए जो कांग्रेस को नीचे गाड़ते चले गए, उतना गहरे गाड़ दिए कि कांग्रेस अब उससे उभरने का नाम नहीं ले पा रही है। उदाहरण के लिए इनका वही कार्यकाल था जब कांग्रेस कर्मचारियों की बड़े भारी पैमाने पर छटनियां की गई। पट्टों के नाम पर जातीय विवाद इतने अधिक उत्पन्न हुए क्योंकि इनने कई बार चरणों की जमीनों की पट्टे बांट दिए। अब चरणों पे जब गौवंश चलाने या भैंसे चलाने, बकरी चलाने जब लोग पहुंचे तो वहां पट्टाधारी खड़ा हो गया लट्ठे लेके। अब लट्ठे लेके वो खड़ा हो गया तो जो चरनोई वाले थे, वो जो पारंपरिक रूप से जो मवेशी चलाने आ रहे थे वो भी ताव में आ गए। अच्छा, देखते हैं कैसे रोकता है। तो कुल मिला के कहते ना, रोइना का पास जो गाँव में लट्ठा, वो स्थिति दिग्विजय सिंह कार्यकाल में बनी। बिजली सड़क मुद्दे और भी होंगे, लेकिन बिजली सड़क मुद्दे ऐसे थे जो जनता की जुबान पर ऐसे आ गए थे कि लोग कल्पना नहीं कर सकते दिग्विजय सिंह के शासनकाल में कभी एक ऐसा युग भी आएगा जब बिजली 24 घंटे रहा करेगी और तो और बिजली से वाहन चला करेंगे। बिजली के हिसाब से तो बहुत कहना चाहिए गंदा, बहुत कलंक जनित युग था वो। मतलब वो एक समय बिजली के नाम पर तो था कि वो कलंक था आधुनिक भारत पर कि ऐसा भी समय आज के किसी बच्चे से पूछा जाए कि एक समय ऐसा था कि बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी, और जब बिजली आती थी तो मतलब हड़कंप मच जाता था पूरे शहर में। 2 बजे बिजली आया तो लोग चक्कियां अपनी चलाना शुरू कर देते थे। क्यों? उनको मालूम था जल्दी से आता पीस लो, पता नहीं लाइट कब चली जाए। तो एक ऐसा समय इनके समय रहा। और सड़कों के बारे में कहा जाता था कि जब कोई अदर स्टेट से मध्य प्रदेश में आ रहा हो और अचानक बस उचकने लग जाए, लोग सीटों से गिरने लग जाएं, तो समझ जाओ कि मध्य प्रदेश आ गया है। सड़कों में इतने भारी गड्ढे हुआ करते थे। ये एक जिम्मेदार पत्रकार के नाते मैं स्वयं भी इसे कहता हूं कि हाँ, ऐसा था। और आलम यह है कि अभी भी जब चुनाव आते हैं तो बीजेपी
इन्हीं का नाम लेके मतदाताओं को डराती है कि देखो दिग्विजय सिंह के सीएम ना बन जाए, देखो दिग्विजय सिंह के सीएम ना बन जाए। तो बहुत बड़ा वोट बैंक तो सिर्फ इसलिए कांग्रेस से कटता है कि वो दिग्विजय सिंह के नाम से आज भी भयभीत है। तो इसलिए नाथ का नाम कांग्रेस में महत्वपूर्ण है। मैं नाथ के बीच में दिग्विजय सिंह को इसलिए लाया कि बहुत सारे गए, अभी अशोक चौहान चले गए, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम, बहुत सारे सीएम जा चुके हैं, गोवा के, यहाँ के, वहां के, तो ये भी चले जाते हैं। लेकिन इनके नाम पे ज्यादा हड़कंप है। क्यों? कि एक ही नाम रह गया है जिनके नाम पर कांग्रेस मध्य प्रदेश में कोई चुनाव फेस कर सकती है। अच्छा, और इनकी खूबियां तो सब जानते हैं। अभी सीएम रहे, ठीक है, दिग्विजय सिंह की बातों में आके सरकार खो बैठे, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, एक से अधिक बार रहे हैं, और छिंदवाड़ा के तो स्थायी सांसद जैसे हो गए हैं ये, और छिंदवाड़ा इन्हीं से है। तो जो कहना चाहिए 29 का जो लक्ष्य भाजपा का है वो सहज पूरा हो जाएगा यदि जाते हैं तो। और कांग्रेस के लिए बड़ा नेगेटिव एक फैक्टर चला जाएगा कि ये कमलनाथ ही चले गए, जिनके नाम पे कम से कम एक लोकसभा तो बची हुई है, दिग्विजय सिंह के नाम पे एक लोकसभा राजगढ़ भी नहीं बची, तो कम से कम वो किसी मायने में श्रेष्ठ तो है। तो वहां उनके जाने से जो बीजेपी का जो 29 का जो आंकड़ा वो सीधा सीधा स्वतः ही सिद्ध होता है, इसलिए भी ज्यादा अफरा तफरी है। अब दिक्कत ये है कि ऐसे में जब उनके दिल्ली के निवास पे भगवा झंडा लग जाए तो फिर बेचैनी होना स्वाभाविक है। कांग्रेस पूरी बेचैन है कि भगवा झंडा मकान पर क्यों कि वर्तमान राजनीति में देखें जो चश्मा अब हो गया है, राजनीतिक जो चश्मा है वो ये प्रतिपादित कर देता है कि किसी राजनेता के घर पे भगवा झंडा, इसका मतलब बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद। ये बड़ा एक वो है, कहना चाहिए इसको, मैं कहूंगा ये बड़ा अचीवमेंट है आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का और भाजपा का, कि भगवा झंडे का मतलब अब बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद हो गया है। और जब ये भगवा झंडा कमलनाथ के मकान पर लगा तो फिर एक तरह से लोगों ने ये मान लिया, बल्कि कांग्रेसियों ने भी ये मान लिया, अब तो कमलनाथ गए। लेकिन भाजपा में भी धर्म संकट कम नहीं है। क्यों? कारण ये है कि कमलनाथ एक ऐसी शख्सियत है जिनका नाम सिख विरुद्ध दंगों में आ चुका है। जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई और इस हत्या के लिए सिखों को दोषी माना गया, तो कांग्रेस के लोगों ने जो कहना चाहिए आतंक मचाया पूरे भारत में, मतलब सिखों के गले में टायर डाल के आग लगा दी गई, दर्दनाक मौतें दी गई सिखों को पूरे भारत में, कई सैकड़ों को मार दिया गया, हजारों को मार दिया गया। उनमें बीजेपी का नाम था और बीजेपी कमलनाथ को लेके हमलावर रही है हमेशा कि ये वो आदमी जो कमलनाथ, जो सिखों की हत्या में जिसका नाम शामिल है। तो ये धर्म संकट तो है कि ले तो लेंगे, जवाब क्या देंगे। दूसरी बात, चकबंदी हो, हदबंदी हो, नसबंदी हो, प्रत्येक अच्छे बुरे कार्य में आप संजय गांधी के बिल्कुल राइट हैंड रहे हैं। राजीव गांधी तो राजनीति में थे ही नहीं, वो तो एक अच्छे पायलट हुआ करते थे, लेकिन उनको कहना चाहिए दुर्घटनावश, संयोगवश राजनीति माना पड़ा। बाकी ये संजय गांधी के साथी थे और संजय गांधी जितने भी सहज असहज कार्य किया करते थे उसमें कमलनाथ जी का साथ रहा करता था। और इंदिरा जी ने अपना तीसरा बेटा कह दी थी। ये अब कांग्रेस उनको याद दिला रही है कि आप तो इंदिरा जी के तीसरे बेटे हो, आप मत जाओ। खैर, अब कुछ नेता कह रहे हैं टीवी डिबेट में, मैंने कई चैनलों पर भी सुना कि कमलनाथ के लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं। जाहिर है वो इसलिए कह रहे हैं कि एक गंभीर दाग है कमलनाथ के दामन पर सिख विरोधी दंगों का। तो या तो वो मतलब मैं अभी सिर्फ कयास ही लगाया जा रहा हूं, जो राजनीतिक पंडित बता रहे हैं कि कमलनाथ को सबसे पहले तो जैसे अयोध्या जाना पड़ेगा, लोग कह भी रहे हैं वो जाने वाले हैं, और फिर उनको सिख विरोधी दंगों के लिए खुलकर क्षमा याचना करनी पड़ेगी। इसके बाद अगर भाजपा का रास्ता खुले तो खुले, वरना भाजपा धर्म संकट पर पड़ी रहेगी, नाथ को लें या ना लें, और लिया तो फिर मुंह छुपाने की स्थिति बनती है। लेकिन दिग्विजय सिंह बयानों के मामले में कोई मौका हाथ से जाने देना नहीं चाहते, ये उनके स्वभाव में भी शामिल है। और यही वजह कि उन्होंने अब मीडिया के सामने शेर और माता खेल खेलना शुरू कर दिया है। वो क्या है कि उन्होंने अब मीडिया पे ये कहना शुरू कर दिया है कि कमलनाथ पर ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी एजेंसियों का अनैतिक दबाव है। इसी कारण ये सब
अफवाहें या ये घटनाक्रम देखने में आ रहा है, ये उठ रहा है। तो अब अगर ये आरोप लगते हैं दिग्विजय सिंह की ओर से, तो ये एक पत्रकार होने के नाते मैं ऐसा मानता हूं कि दिग्विजय सिंह अपरोक्ष रूप से कमलनाथ को भ्रष्ट कह रहे हैं। कारण बताता हूं मैं आपको कि या तो वो भ्रष्ट हैं, दिग्विजय सिंह सीधा सीधा ये कहना चाहते हैं, या फिर ये इनका बयान दो धारी है। दो धारी कैसे है कि नाथ रुक गए तो ईमानदार, वो दबाव में नहीं आए, और चले गए तो भ्रष्ट। ठीक है ना। तो उनके दोनों हाथ में लड्डू, चित्त मेरी पट्ट मेरी अंटी मेरी पिताजी की, ये दिग्विजय सिंह जी काम करने का स्टाइल है ना। तो उन्होंने ये वो शुरू से चल रहे हैं, उनका दो तीन उनके अच्छे प्रिय विषय हैं। एक हिंदुओं को या हिंदुत्ववादी संगठनों को गरियाना, ईडी, सीबीआई और आईटी इन एजेंसियों को खूब जम के इनकी आलोचना करना, भर्त्सना करना इनकी कार्यप्रणाली की, और ईवीएम जब कांग्रेस कहीं पे हार जाए तो ईवीएम पे सवार होके उस पर उछल-कूद करना। लेकिन राहुल गांधी उनको रोकने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं, किनको? कमलनाथ जी को। और उन्होंने मिन्नतें भी करी हैं। ऐसा सूत्र, बहुत नजदीकी सूत्र कह रहे हैं कि उन्होंने यहां तक कहा है कि आप तो हमारे उस परिवार में ऐसे हो जिन्हें दादी इंदिरा गांधी अपना तीसरा पुत्र मानती रही है। और उन्होंने शायद छिंदवाड़ा में कहा भी था, उनको अपना तीसरा बेटा बताया था, इसमें कोई शक भी नहीं है। तो कुल मिला के राहुल गांधी की ओर से, प्रियंका जी की ओर से, सोनिया जी की ओर से कमलनाथ को पारिवारिक संबंधों का हवाला भी दिया जा रहा है कि शायद वो रुक जाए। अच्छा, अब वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसका खुलासा तो भविष्य में ही होगा, लेकिन हाँ जल्दी होगा। यक्ष प्रश्न है, यक्ष प्रश्न क्या है कि क्या ये मान लिया जाए कांग्रेसियों के अनुसार कि कांग्रेस समेत सारे विपक्षी दल जो हैं वो भ्रष्ट लोगों के गिरोह हैं, इसमें कोई ईमानदार शेष है ही नहीं है। कारण बताता हूं, जिसे देखो वही ईडी से भयभीत है, जिसे देखो वही सीबीआई से भयभीत है, जिसे देखो वही आईटी से भयभीत है। और ये मीडिया नहीं कह रहा, ये खुद कांग्रेसी कह रहे हैं कि कांग्रेसियों के बयान हमेशा देखने में आते हैं, ईडी का दबाव, सीबीआई का दबाव। अरे जब आप चोर है ही नहीं, आप बेईमान है ही नहीं, आपने कोई घपलेबाजी करी नहीं, तो ये एजेंसियां आपको डरा क्यों रही हैं और डरा कैसे लेती हैं आपको? और ये सब चीजें आपकी समझ में तब क्यों आती जब आदमी आपसे बाहर चला जाता है। भाई आप तो अभी भी अपने सूची बनाओ ना अपनी पार्टियों में कि हमारे यहाँ कौन कौन चोर है, कौन कौन डाकू है, कौन कौन लुटेरा है, कौन कौन ने काली संपत्ति बना रखी है, जिसपे भविष्य में फिर ईडी, सीबीआई या आईटी दबाव डाल सकती है। तो पहले ही उनका एक श्वेत पत्र, एक ब्लैक पत्र जो आपने जारी किया था ना, ये मोदी सरकार के खिलाफ, ऐसे एक ब्लैक पत्र आप एक अपने लोगों के खिलाफ जारी कर दो, तो कम से कम एंड टाइम पे तो आयतोबार नहीं मचाना पड़े आपको कि ये जा रहा है, वो जा रहा है, ये जाने वाला, इस पे दबाव है, क्लियर हो जाए तो ये आपको भी अच्छी नींद आए कि ये तो जाने ही है, और चले जाए तो कोई बात नहीं है, कचरा कूड़ा है, कल जाता है चला जाए। लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहे हैं ये। अच्छा, एक बात और है कि ये कांग्रेस कहती है, ये भी मैं नहीं कह रहा कि हमने अंग्रेजों से लोहा लिया, हम अंग्रेजों से नहीं डरे, अंग्रेजों की यातनाओं से हम नहीं घबराए, उनकी गोलियां से हमारी छातियां छलनी हुई तो हमने दर्द की अनुभूति नहीं करी। तो भाई ये ईडी, सीबीआई, आईडी लगती कहां है फिर आपके सामने? जब आप इतने बड़े सूरमा हो तो आपको बहुत सहज भाव से इन एजेंसियों का सामना करना चाहिए, इनके जवाब देना चाहिए। तो अभी तो है नहीं है कि कुछ किया नहीं फिर भी आपको धर लें, इतना तो अभी वो नहीं आया है कि अनहोनियां होती रहे और सुप्रीम कोर्ट खामोश बैठा रहे। को आपकी तो आदत है आधी आधी रात को सुप्रीम कोर्ट को जगाने की। तो इतने तो आपको अपना हौसला रखना चाहिए कि ईडी, सीबीआई या आईटी अकारण किसी को डरा धमका या दबाव नहीं बना सकती। तो फिर इस डर की आड़ में कांग्रेस कब तक अपनी नाकामियों छुपाती रहेगी? भाई एक आदमी यदि सीएम नहीं रहा, यदि उसके नेतृत्व में पार्टी हार गई या सरकार खो बैठी, तो क्या जिसे केंद्रीय नेतृत्व अपना परिवार का एक सदस्य बताता है, उस पे इतना भी नहीं बनता कि आप उसे राज्यसभा में भेज दो? और नहीं भेजेंगे तो फिर
एक कारण बनता है आदमी का अपने भविष्य को लेके, क्योंकि आखिर तो पूर्णकालिक राजनीतिक ही है वो आदमी। तो जो कांग्रेस ही उठा रहे हैं मुद्दा, ये भी मुद्दा भाजपा का नहीं है कि उनको राज्यसभा नहीं भेजा इसलिए जा रहे हैं, वो उनकी बात नहीं सुन रहे इसलिए जा रहे हैं, पीसीसी का पद छीन लिया इसलिए जा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया इसलिए जा रहे हैं। तो कुल मिला के जो भी कुछ आरोप आ रहे हैं वो बीजेपी की ओर से नहीं आ रहे हैं, वो कांग्रेस की ओर से ही आ रहे हैं। कांग्रेस के ही लोग कह रहे हैं कि वो नहीं जाएंगे, वो तो तीसरे बैठे थे, वो पुराने कांग्रेस ही है, उनने लाठियां खाई हैं और हमने उनके लिए लाठियां खाई हैं। जीतू ने कहा है, जीतू पटवारी ने, अध्यक्ष हैं पीसीसी के, उन्होंने कहा है कि हमने लाठियां खाई हैं। उन्हें कमलनाथ की अच्छाई नहीं गिनाई, उन्हें अपनी अच्छाई गिनाई है कि हमने लाठियां खाई हैं, उनके लिए जाएंगे कैसे, वो नहीं जा सकते। और दिग्विजय सिंह जी तो आप जानते ही हैं, बड़े माहिर हैं शब्दबाजी में। तो कुल मिला के बस यही है कि एक बार कांग्रेस को अब भाजपा या केंद्र सरकार पर उंगलियां उठाने की बजाय, इनको गरियाने की बजाय अपने गिरबान में झांककर देखना चाहिए कि आखिर गलती कहां हो रही है, ये क्यों न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा की आवश्यकता पड़ रही है। क्योंकि 90 के दशक तक भाजपा का सत्ता में कहीं नामो निशान नहीं था, फिर भी कांग्रेस एक सूची जारी नहीं कर सकती कि कितने जनसंघियों ने, कितने भाजपाइयों ने अपनी पार्टी छोड़ी और कांग्रेस की शरण ली, क्योंकि वहां धैर्य था। अब ये ना कहे कांग्रेस के हम ऐसे थे ही नहीं, हम ईडी का, हम सीबीआई का, हम आईटी का दुरुपयोग करते ही नहीं थे, ऐसा नहीं था। आपके ही कार्यकाल में इन एजेंसियों को पिंजरे का तोता कहा गया था, यानी आप करते रहे हैं। और 356 तो आपके लिए एक खेल खेल में इस्तेमाल किया जाने वाला एक छोटा सा कोई खिलौना था। जब चाहा 356 फेंक दिया, जब चाहा 356 फेंक दिया, सरकार गई, एक प्रांत की, 2 प्रांत की, 4 प्रांत, मतलब आपने थोक में गिराई है आपने तो बीजेपी से फिर भी कड़ी कुंदे फिट करती है, आपने थोक में गिराई है, बगैर सोच समझे गिराई है। तो इसलिए कहते हैं ना कि हम किसी पे एक उंगली उठाते हैं तो अंगूठा समेत 3 उंगलियां कम से कम हमारी ओर होती है। तो बस ठीक है, कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन की सलाह, इसी के साथ मैं मोहनलाल मोदी कार्यक्रम को विराम देता हूं और आप सभी से निवेदन करता हूं, मेरे कंटेंट यदि आपको तार्किक लगते हैं प्लीज इन्हें लाइक अवश्य करें, शेयर करें। शब्द घोष आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।